हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। स्टोरी की शुरुआत में हमारे हैंडसम मेल लीड जीसू को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और एक फ्लावर बॉय होता है। एरोप्लेन में जीसू नोट करता है कि एक गर्ल उसकी तरफ काफी देर से देख रही है, तो वो भी आगे से मुस्कुरा देता है। वो गर्ल जिसके दिल में पहले ही हैंडसम जीसू को देखकर कुछ कुछ हो रहा था, उसकी मुस्कुराहट पर एकदम फ्लैट हो जाती है। फिर वो इससे पूछने लगती है कि वो न्यूयॉर्क में कितने सालों से रह रहा था और कहाँ रहता था। वो जीसू से इंग्लिश में बात कर रही थी, जिस पर जीसू थोड़ी देर तक तो कूल बनते हुए इसको 2-3 आंसर इंग्लिश में करता है और इस गर्ल को ज्यादा इंग्लिश में बोलते देखकर मन में बोलता है कि बस हमसे और ज्यादा ना हो पाएगा। जहाँ से उसकी इंग्लिश शुरू होती है वहाँ पर मेरी खत्म हो जाती है। जीसू हैंडसम होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्मार्ट भी होता है। उस गर्ल का ध्यान बटाने के लिए कि उसे पता न चले जीसू को इंग्लिश नहीं आती है, उसके लिप्स की तारीफ करने लगता है कि तुम्हारे लिप्स बहुत सुंदर हैं। वो गर्ल भी इतने हैंडसम बॉय से तारीफ सुनकर सब भूल भाल कर शर्माने लगती है। जीसू को कोरिया लौटकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो देश की हवाओं को अपने अंदर तक समो लेता है। फिर जीसू को देखकर ठंडी ठंडी आहें भरती गर्ल्स को रिस्पॉन्स करके हैप्पी कर रहा होता है कि तभी उसे उसके डैड की तरफ से उसे लेने के लिए भेजे गए बॉडीगार्ड्स दिखते हैं, जिनको देखकर वो फौरन इनको चकमा देने के लिए प्लान सोचने लगता है। तभी इसे सामने एयरपोर्ट से लीव करती वही एरोप्लेन वाली गर्ल दिखती है, जिसके लिप्स की उसने थोड़ी देर पहले तारीफ की थी। वो फौरन से उसकी कार में जाकर बैठ जाता है और उससे बोलता है कि मुझसे कुछ भी मत पूछना, और उससे अपने साथ उसके घर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। भला वो इतने हैंडसम गाय को अब इनकार तो करने से रही और उनसे बचने के लिए उसका प्लान भी सक्सेसफुल हो गया था। फिर जी भरकर उस गर्ल के घर पर नींद पूरी करने के बाद मॉर्निंग में जीसू को वापस जाते देखकर वो गर्ल इसको पूछती है, सचमुच में मुझे विश्वास नहीं आ रहा, तुम सिर्फ नींद पूरी करने के लिए यहाँ आए थे। वो बेचारी कुछ और समझ रही थी कि शायद जीसू को वो सचमुच में अच्छी लगी है और वो रात को हसीन बनाने के लिए उसके साथ आया था। पर इसे क्या पता था जीसू तो मुश्किल में हर गधे को बाप बना लेता है। जीसू उसकी बात का मतलब समझकर उससे बोलता है, ना बेबी, अच्छे बच्चे ऐसे गंदे काम नहीं करते हैं। बाकी हर चीज के लिए उसे थैंक्स बोलता वापस लौट जाता है। जीसू अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करके इन सबको मिलने के लिए बुलाता है। फिर इनसे पूछता है इसे अपने डैड के भेजे गए आदमियों से बचने के लिए किसी खुफिया तरीन जगह के बारे में बताएं। उनकी बताई गई सभी जगहों को किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर देता है कि यहाँ से वो इसे ढूंढ लेंगे। वो सियोल में ही किसी खुफिया जगह पर रहना चाहता था जहाँ उसके डैड इसको ढूंढ न पाए। फिर वो देखता है कि इसके तीनों दोस्त, जो कि इसके भी बाप लग रहे थे, सामने खड़ी लड़कियों को हैप्पी हैप्पी करने पर लगे हुए थे और अपनी सभी लाइनें भी सीधी करने पर लगे हुए थे। वो इनसे अपने चौथे फ्रेंड हायोन वू के बारे में पूछता है कि वो इनके साथ नजर क्यों नहीं आ रहा है। इसे इनसे पता चलता है कि वो नोरंजे में सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। इनमें से इसका एक फ्रेंड उसे आइडिया देता है कि वो हायोन के साथ रह सकता है, वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स उसे खोज नहीं सकेंगे। इधर हमारी फीमेल लीड इयोन बाई भी टीचर बनने के लिए सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। अपने सामने बैठे एक कपल को इनकी स्टडी को डिस्टर्ब करते देखकर ये गंगूबाई स्टाइल में जाकर उनको मेरे शोना मोना को छोड़कर स्टडी पर फोकस करने का वो गुस्से से बोलती है। पर जितनी दबंग वो अपने ख्यालों में दिख रही थी, असल में उसके बरअक्स एकदम डरपोक थी और चुप करके उन्हें दूर से खड़े देखे जा रही थी। मुझसे पूछ रहे थे कि उनको घूर क्यों रही है, तो उनको जय माता दी लगे रहो बोलकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते पर वापस जाते हुए इयोन बाई को एक टैरेट कार्ड रीडिंग शॉप दिखती है। वो अंदर जाती है। वो जानना चाहती थी कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है, वो इस बार एग्जाम को क्लियर कर लेगी या नहीं। उसे टैरेट मास्टर उसके सिलेक्ट किए गए तीनों कार्ड को बारी बारी रीड करके बताती है। इसे इस बार बहुत ही शांत रहना होगा, इसे जरा भी गुस्सा आया तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। उसने थर्ड कार्ड एक रिंगिंग बेल कार्ड को सिलेक्ट किया था। टैरेट मास्टर उससे पूछती है कभी किसी को किस करते हुए अपने कानों में घंटियों की आवाजें सुनाई दी है उसे। वो बोलती है हाँ, तो टैरेट मास्टर उसे बताती है ये कार्ड बड़ा ही स्पेशल और एक डेस्टिनी कार्ड है। फिर वो इससे पूछती है कि क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है। वो हाँ बोल देती है, पर टैरेट मास्टर बोलती है कि वो झूठ बोल रही है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इयोन बाई को सुनकर गुस्सा आ जाता है। बोलती है वो मिलिट्री में होता है, मैंने काफी समय से उसे देखा नहीं है, पर अब वो वापस आने वाला है तो मैं उसे जल्दी देख लूंगी। और उसके पैसे चुकता करके बाहर निकल जाती है। पर टैरेट कार्ड मास्टर उसके पीछे से बोलती है मैंने बोला भी कि गुस्सा न करना, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी, अब खुद भुगतना होगा उसे। जीसू हायोन वो को मिलने नारंजे पहुंच जाता है। पर इसका स्वैग से करेंगे स्वागत करने के लिए उसके डैड के भेजे गए आदमी पहले से रास्ता रोके खड़े थे। वो इनको दूर से देखकर प्रणाम करता है कि
कि जय माता दी तुझसे ठीक हो। फिर इनको पास आते देख कर पतली गली से भाग निकलता है, उनको अपने पीछे पूरे नौरंजे में भगाता है और फिर इनको अपने पीछे दौड़ाता किसी एजुकेशन सेंटर का डोर खुला देखकर ना आओ देखना ताओ अंदर घुसा जाता है। वो भी इसके पीछे पीछे थे इनसे बचने के लिए। ना इधर देख ना उधर सीधा लेडीज टॉयलेट से बाहर निकलती यून बाई को साथ लेता अंदर घुस जाता है। वो चीखने लगती है, इसे कोई परवर्ट समझ रही थी जिसका सिविल सर्विस एग्जाम की वजह से दिमाग घुमा हुआ है। उसे साथ मनी बॉयज टॉयलेट में जाने को बोलती है पर वो इसको मुसलसल चुपी रहने की रिक्वेस्ट कर रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए चुप कर जा मेरी माँ। पर उसको चुप करते न देखकर उसे पकड़कर सीधा दीवार से लगाता है। फिर इस स्टैचू बनी गर्ल को किस करने लगता है। वो भी देखकर किसी की तैयारी पकड़ती है। वो टैरेट मास्टर की बताई गई टन 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 वाली घंटियों को सुनना चाहती थी और जीसू के इसके इतने ज्यादा क्लोज होने पर उसे लग भी रहा था जैसे हर तरफ से उसे टन 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 वाली घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। पर वो उसे किस करते करते एकदम कल्टी मारकर हालात बदल देता है, जज्बात बदल देता है और इसे बोलता है वैसे तेरे गाल का मोल बड़ा सुंदर दिख रहा है और इसे फिर चुप्पी लगाकर बाहर निकल जाता है कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। यून बाई जो उसके ब्यूटी मार्क की तारीफ करने पर खोई खड़ी थी थोड़ी देर बाद होश में आते हुए उसको पीछे से रोकती है जिस पर वो इसको बोलता है माफ करना दीदी गलती से किधर और निकल गया। इसकी बात सुनकर इसकी तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर इसको बोलता है पर तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी। और उस बेचारी को शर्मिंदा करके आंख मारता ये जा वो जा तू कौन मैं कौन। वापस जाकर अपनी रूममेट डोंगजो को टैरेट मास्टर के किस करते हुए टन 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 घंटियों वाली बात बताती है। फिर डोंगजो से बोलती है टैरेट मास्टर सिर्फ एक स्कैम है, इस समय में इन सब बातों पर कौन विश्वास करता है। पर यून बाई को इसकी बात मानने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसे जीसू वाला सारा किस्सा बताती है कि जीसू के उसे बाथरूम में किस करते इसे लगा था उसने घंटियों को बजते सुना है। डोंगजो सुनकर इससे आगे से बताती है अबे तुम किसकी बात कर रही हो। नौरंजे का वो फेमस परवर्ट जब मैंने टीचर बनने के लिए सिविल सर्विस का एग्जाम दिया था वो इस समय में भी लेडीज बाथरूम में घुसकर ये सब करता था। जिसे सुनकर फिर इस बेचारी को विश्वास करना ही पड़ता है। डोंगजो ने सिविल सर्विस के एग्जाम पास करके इंग्लिश टीचर की जॉब पाई थी। अब सब लोग इसकी बहुत ज्यादा कदर करते थे, सोसाइटी में इसकी बड़ी इज्जत विज्जत थी। पर जिसको भी इसके टीचर होने का पता चलता था वो चलते चलते रास्ते पर भी फ्री में से अपना दिल दे दिया करता था। वो भी आगे से एक नंबर थी, सबको अपने आगे पीछे लगाए रखती थी, खुद भी हैप्पी और उन सबको भी हैप्पी रखती थी। फिर यून बाई को बोलती है मुझे तेरी कुंडली में किसी लड़ने का दूर दूर तक निशान नहीं दिख रहा है, तो इन सभी टैरेट कार्ड्स के चक्रों में पढ़ने के बजाय मैं तो बोलती हूँ सिविल सर्विस के अलावा भी किसी और टीचिंग एग्जाम की तैयारी पकड़ो। इधर यून बाई इसके बारे में सोचकर जेलस हो रही थी कि मेरी फिंगर में तो एक सिंगल रिंग भी नहीं आई और डोंगजू गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद से कोई 7-8 डायमंड रिंग्स बदल चुकी थी। इस जेलसी में खाने की प्लेट पर गुस्सा निकालते निकालते इस पर ही गिरा देती है। वो भी इसे आगे से खरी खरी सुनाती है क्योंकि आखिर इसके जानू मानो के साथ उसकी कॉल को जो खराब कर दिया था। डायरेक्टर गु जीसू के डैड को जाकर बताता है कि वो लोग जीसू को नहीं पकड़ पाए हैं, तो उसके डैड को पता चल जाता है कि वो जरूर दोबारा से छुप रहा होगा। तो इनको बोलता है कि ठीक है उसके पीछे रहो पर ख्याल रखना वो किसी भी तरह से हट ना हो। जीसू को पेपर्स और बुक्स में लिपटा छुपा देखकर रास्ते से गुजरती सभी गर्ल्स उसे कोई होमलेस हैंडसम फ्लावर बॉय समझ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद इन सभी भीड़ भाड़ में उसे अपने फ्रेंड्स हानवो को देखकर उसे बड़ी बड़ी बोलते हुए वो उठ जाता है। दोनों रूफ पर खड़े होते हैं। जीसू को हानवो से पता चलता है कि वो अपने डैड का कर्जा चुकाने के लिए इस जगह पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। जीसू उससे पूछता है कि उसके डैड का कितना कर्जा है, अगर वो चाहे तो वो जीसू चुका सकता है। वो भी इनकार करने के बजाय सीधा बोलता है कोई $100,000, पर मुझे इस सब हिसाब से बचाने के लिए तुम्हें कोई तकरीबन $300,000 चुकाने होंगे। जीसू सुनकर आगे से बोलता है बस इतने से, पर तुम्हारे डैड हैं कहाँ आजकल। हानवो बोलता है कोई साल भर पहले देखा था पर अब मैंने भी इनको खोजना छोड़ दिया है, इवन कि वो अपने डैड से नफरत कर रहा था। पर जीसू उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और हानवो को बोलता है मैं तुम्हारे सारे का सारा कर्जा चुका दूंगा पर तुम अपने डैड से नफरत नहीं करोगे। फिर दोनों थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं। हानवो के पास उसे सुलाने के लिए कुछ जगह नहीं थी, वो इसको वापस भेजना चाहता था। यून बाई को मॉर्निंग में रेडी होकर मिलिट्री से वापस आते उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाते देखकर डोंगजो इसको रोकती है, मना करती है कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, कितनी बार मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। ऊपर से वो डोंगजो का
पर ड्रेस भी पहनकर जा रही थी जिस पर दोनों की नोकझोंक होती है। योनबाई को लग रहा था कि डोंग जो उसके अकलौते बॉयफ्रेंड से जेलस है वो उसकी इंसल्ट कर रही है, तो अपने अकलौते बॉयफ्रेंड को डिफेंड करने लगती है। डोंग जो की बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है, काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, पर वो उसे आगे से बताता है कि वो तो घर पहुँच चुका है, जिस पर सैड सी होकर वापस लौट जाती है। और रास्ते पर वापस जाते हुए बोलती है, मैं 25 इयर्स की हो चुकी हूँ, पर लगता है डेट वेट जैसी सुंदर चीज मेरी किस्मत में नहीं है। और इसका जूता भी टूट चुका था। फिर इसे सामने देखकर उसे उसके बॉयफ्रेंड की मिलिट्री में जाने से पहले उसे की गई अकलौती केस याद आने लगती है, जिसकी यादों में आज तक वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉयल थी और 2 सालों से उसका वेट कर रही थी। फिर उसे याद आता है कि उसे लग रहा था उसे किस करते हुए भी उसकी हार्ट बीट थम गई थी और उसके कानों में टन 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 वाली घंटियां भी बजी थी। तो बोलती है, पक्का फिर मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा रियल लव है। पर तभी इसे जीसू की भी अधूरी किस याद आने लगती है, तो सोचती है वो परवर्ट मेरी इतनी सुंदर मेमोरीज में कहां से आ गया है। जीसू को छुपने के लिए कोई भी जगह न मिलने के बाद इंसानों की तरह अपने डैड की कंपनी में पहुंच जाता है। उसके पीछे लगे आदमियों को सामने खड़े देखकर उनको अपने पास बुलाता है कि लो मैं हाजिर हूँ, आओ मुझे पकड़ो और मेरे डैड की अदालत में हाजिर करके अपनी जान बचा लो। वो उसे पकड़कर उसके डैड के पास ले जाते हैं। उसके डैड उसे अपने सामने देखकर डायरेक्टर गू को बोलते हैं, इसे फौरन दोबारा एयरपोर्ट में छोड़कर आओ और इस बार अच्छे से पक्का कर लेना कि ये दोबारा बिल्ली की तरह वापस न आ सके। वो आगे से अपने डैड को बोलता है, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी अपनी लाइफ जीने का हक है। इसके डैड सुनकर बोलते हैं, हाँ हाँ जरा मुझे भी तो पता लगे जीसू क्या आखिर कौन सी लाइफ है। तुमने बोला तुम्हें म्यूजिक में जाना है, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बैंड बना दिया और बैंड के बाकी मेंबर्स बेचारों की अब वैल्यू ये है वो सिर्फ बूढ़े लोगों की बर्थडे की पार्टीज पर परफॉर्म करने के लायक रह गए हैं। तुम मिलिट्री में जाना नहीं चाहते थे, तुम्हें अमेरिका भेजा और तुम बिल्ली की तरह वापस पहुंच गए हो। अब से तुम जो भी करोगे इस सब के तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे। वो जाकर अपने डैड को पीछे से हक करते हुए बोलता है और मुस्के लगाता है, मैं यूएसए में कैसे रह सकता था, वहाँ पर सब काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलनी पड़ती है और तो और पढ़ना भी इंग्लिश में होता है। उसके डैड बोलते हैं, तुम कौन सा फीडर पीते बच्चे थे, तुम्हें ये सब जाने से पहले पता नहीं था क्या। तो आगे से बोलता है, मुझे नहीं पता था सचमुच में। फिर अपने डैड को मानते ना देखकर तो अपने स्टमक में पेन होने का बहाना करता है, जिस पर उसके डैड को दया आ जाती है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, अगर उसे कोरिया में रहना है तो फिर उसे स्कूल जाना होगा अच्छे से। तो फौरन से मान जाता है। अगले रोज रेडी शेडी होकर ठाट बाट लगाकर स्कूल के लिए निकलता है। योनबाई भी स्कूल फेस्टिवल पर पहुंच जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का और उसका ये फेस्टिवल काफी ज्यादा फेवरेट होता है। पर अभी उसका बॉयफ्रेंड उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। उसको वॉइस मैसेज छोड़ती है कि वो उसका वेट कर रही है, पर वो बिल्कुल उसके पीछे किसी और गर्ल के साथ एंजॉय कर रहा था। इससे पहले कि योनबाई की अपनी बॉयफ्रेंड पर नजर जाती, इसके किसी और गर्ल के साथ टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से योनबाई अपने बॉयफ्रेंड को किसी और गर्ल के साथ उसे चीटिंग करते हुए देख नहीं पाती है। जीसू को फेस्टिवल में देखकर एक फूड स्टॉल की गर्ल्स इसकी तारीफ करके इसे अपने फूड स्टॉल पर ले जाती है। योनबाई भी अपने साथ उसे बैठा देख लेती है। तभी उसकी योनबाई की ब्यूटी मार्क की तारीफ करना याद आ जाता है। उसे देखकर बोलती है, अच्छा तो हमारे स्कूल का है। फिर जीसू के उसकी तरफ ना देखकर तो उसे लगता है जैसे वो उसे इग्नोर करके एम्बेरस कर रहा हो। जीसू जब उसे वाइन में सोडा मिलाते देखकर हैरान हो रहा था तो हैप्पी हो जाती है और फिर खुद से बातें करने लगती है। उसे लग रहा था कि वो उसके ब्यूटी मार्क की वजह से नोट कर रहा है, पर वो बोलता है, वाइन में सोडा कौन मिलाता है। इसे खुद को भावना देते देखकर उसे गुस्सा आ जाता है कि इसे तो मैं बिल्कुल याद नहीं हूँ। फिर सामने गेम खेलते लोगों को देखकर दोनों बातें करने लगते हैं। फिर जल्दी से उससे इसके मेजर सब्जेक्ट के बारे में पूछने लगती है। जब वो उसे बताता है कि वो लिबरल आर्ट्स का स्टूडेंट है तो सुनकर उसे लगता है कि ये सब्जेक्ट इतने सुंदर और हैंडसम मैन के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। फिर दोनों ड्रिंक पर चेयर करते हैं एक दूसरे से। उससे बातें करते हुए योनबाई को लगता है कि जैसे वो भी इसकी तरह सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो उसे आगे से बताने लगती है कि मुझे तो इसी साल हर सूरत में इस एग्जाम को क्लियर करना है, वरना अगले साल तो रैबिट का साल शुरू होते ही बैड लक मेरे पीछे लग जाएगी और ये सब कुछ अगले 3 साल तक होता रहेगा। वो उससे हैरानगी से पूछता है कि इस मॉडर्न समय में भी तुम इन सभी बातों पर बिलीव करती हो क्या। तो जल्दी से इससे पूछती है, वैसे वो किस ईयर में पैदा हुआ था। वो उससे बोलता है चिकन ईयर में। तो जल्दी से खुद से अंदाजा लगाकर बोलती है कि वाह तुम तो इस बैड लक से बच जाओगे। उसने जिस चिकन ईयर का एस्टिमेट लगाया था अपने मन में बोलती है, सच
सचमुच में ये 31 ईयर का है क्या? और जल्दी से जीसू को बोलती है वो अपनी एज से काफी यंग दिखता है। वो भी सुनकर हैप्पी हो जाता है कि पहली बार किसी ने मुझे बोला कि मैं अपनी एज से काफी यंग दिखता हूँ। इधर वो अपनी तारीफ सुनकर हैप्पी हो रहा होता है, पर जब देखता है वो तो वहाँ से गायब थी। योन बाई को अपना बॉयफ्रेंड न्यू गर्लफ्रेंड के साथ दिख गया था। वो इसके पास जाकर पूछती है अच्छा तो इस वजह से तुम मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रहे थे, और इससे पूछती है कि वो उसे कब से चीट कर रहा है, क्या 1 साल पहले से जब उसने इसके लेटर्स का जवाब देना छोड़ दिया था और इसकी कॉल्स को पिक नहीं करता था। वो इसे बताता है कि मिलिट्री के 1 साल पूरा होने के बाद जब वो लीव पर घर आया था तब से, और इन दोनों को जय माता की मजे करने का बोलकर चुपचाप जाने लगती है। वह इसके बॉयफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड को उसके बारे में बुरा बोलते सुनकर इनके पास वापस पलट जाती है। इधर भीड़ भाड़ देखकर जीसू भी देखने आ जाता है। योन बाई को याद आ जाता है कि इसके बॉयफ्रेंड की ये न्यू गर्लफ्रेंड तो इनकी जूनियर थी, जिससे ओरिएंटेशन पर वो दोनों मिल चुके थे और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। तो उससे बोलती है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ इसलिए नाइस बनने की एक्टिंग किया करती थी और मेरे कंधों पर रखकर ही बंदूक चलाई, मुझे मामू बनाकर मेरे ही बॉयफ्रेंड को ले उड़ी हो। वो भी आगे से बोलती है अगर ले भी उड़ी हूँ तो क्या कर लोगी, जिस पर योन बाई को गुस्सा आया हुआ था। बोलती है दिखाती हूँ। उसके हाथ से बैलून लेकर बोलती है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि बिल्कुल ठीक निशाने पर बैलून को कैसे मारते हैं, और उसे ये 1 2 3 बोलती हुई खींच कर उसके मुंह पर बैलून मार जाती है। उसका बॉयफ्रेंड फौरन से अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को तसल्ली देने पर लगा हुआ था। क्या मेरी बेबी का नोज हर्ट हुआ है क्या? इधर जीसू सभी लोगों के साथ जोर जोर से इस टॉमी को देखकर हंसने पर लगा हुआ था। इसको जाते देखकर इसका बॉयफ्रेंड इसको पीछे से आकर रोककर बोलता है तुम मुझे इसी वजह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, तुम सिर्फ एक बर्डन हो जिसके साथ चलते हुए मुझे शर्मिंदगी होती है। और फिर से बोलता है कि मुझे वैसे भी विश्वास नहीं, 2 सालों में मुझसे दूर रहने के बावजूद भी तुम मेरे साथ लॉयल हो। वैसे बताना चाहती थी, पर फिर सामने जीसू को जाते देखकर इसे मज़ा चखाने के लिए बोलती है तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ लॉयल कैसे रह सकती हूँ भला, असल में मैं आजकल किसी और को डेट कर रही हूँ। वो बोलता है कौन है, क्या हमारे स्कूल का ही है? तो बोलती है हाँ, मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत क्या है, और सीधा जाकर जीसू के साथ कार में बैठ जाती है और इसे बोलती है अभी मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछना, मुझे अभी यहाँ से ले जाओ। पर तब तक इसके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड अपने हाथों में पकड़ी हुई बैलून्स उसे एक काफी रिच और हैंडसम बॉय के साथ बैठते देखकर जेलसी में इस पर फेंकने लगती है, जिस पर जीसू को कुछ भी बोले बिना इसको वहाँ से लेकर फिर भागना ही पड़ता है। फिर इससे वो चुप बैठा देखकर पूछता है कुछ बोलो तो सही, क्या भूत बनी बैठी हो, तुमने मेरा ड्रेस क्यों खराब किया? जिस पर वो चीखने लगती है तो उसे बोलता है चीख क्यों रही हो मेरे पर, एक तो मेरे ड्रेस को गंदा कर दिया पानी फेंक कर, और ऊपर से अपोलोजाइज करने के बजाय मुझ पर चीख रही हो। फिर वो रोने लगती है कि डंप होने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। वो हैरान था इस दौर में डंप होने के बाद कौन शौक मनाता है, आजकल तो लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, कि जान छूटी पिछले से एक नए को ढूंढते हैं। पर वो बोलती है हाँ मैं मानती हूँ मैं ओल्ड फैशन हूँ, और रोते हुए बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा फूल हूँ जो अपने पहले प्यार का अभी तक वेट कर रही थी। फिर वैसे रोते देखकर बोलता है अबे तुम सचमुच में रो रही हो क्या? ऐसे रोते देखकर इसकी बातें सुनकर वो पक जाता है, सीधे जाकर उसे कार से नीचे उतरने के लिए बोलता है और इससे बोलता है मुझे जिन 2 चीजों से सबसे ज्यादा इस दुनिया में नफरत है तुमने वही की है, पहला कोई मेरे ड्रेस को जरा भी गंदा करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूसरा रोती लड़की मुझे जहर लगती है, चलो निकलो मेरी कार से बाहर। और उसे जबरदस्ती वहाँ से निकाल कर अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर जाते ही खुद से डिसाइड करती है कि जीसू बिल्कुल ठीक बोल रहा था, अब समय बदल गया है तो मैं भी अपनी इन सभी फुलिश हरकतों को बिल्कुल सेट कर दूंगी। वापस जाकर डोंगजो को एक ही समय पर अपने 1 को छोड़ 2 को छोड़ 3 बॉयफ्रेंड को चीट करते देखकर बोलती है कि अच्छा तो लोग यहाँ पर एक ही समय पर ऐसे खेलते हैं, और सीधा जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसकी सभी मेमोरीज को इकट्ठा करके सीधा ट्रैश बिन के हवाले कर देती है और इसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से गुड बाय कर देती है। डोंगजो को मॉर्निंग में इसके ब्रेकअप का जब पता चलता है तो वो काफी हैप्पी थी कि आखिरकार योन बाई ने गुरु बाबा की बात मानकर बड़ा अच्छा फैसला किया है, और इससे बोलती है कि आगे भी अगर वो इसकी बात मानेगी तो भले में रहेगी। फिर जीसू से बोलती है कि मुझे भी बताओ कि जल्दी से बॉयज को कैसे सेड्यूस किया जाता है। तो डोंगजो से बोलती है अगर तुम्हारे पास कोई लड़का आए तो इससे बोलना मेरे साथ चलोगे, अगर वो थोड़ी देर चुप हो तो आगे से बोलना ठीक है हनी, अगर मन नहीं है तो भूल जाओ, देखना सीधा तुम्हारे पाँव में आ गिरेगा। वो ज्ञान पकड़ने के बाद सीधा स्कूल के लिए निकल जाती है। आज उसका अपने स्कूल में इंटर्नशिप का पहला डे था, पर स्कूल जाने से पहले चाय कॉफी पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकती है। इससे वहाँ पर जीसू के फ्रेंड्स भी ऑर्डर करते नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो इनको परफेक्ट होने के पॉइंट्स देने लगती है कि कौन कितना सुंदर और कितना रिच दिख रहा है। वो सभी इसे अपनी तरफ देखते पाकर फौरन से एक्शन में आते हैं और इससे
अपना अपना यूनिक स्टाइल दिखाते हैं, जिसे देखकर इसे कॉफी चढ़ जाती है। शर्मिंदा होकर फौरन से बाहर निकल जाती है और एक महंगे ब्रांड से ब्रेकफास्ट करने के बाद रास्ते पर जाती हुई किसी रिच लेडी की तरह चलते हुए सोच रही थी, आज मेरे इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है, क्यों ना मैं अपनी लाइफ को यहाँ से बिल्कुल एक न्यू सिरे से शुरू करूँ। पर खुद से बोलती है, अब मैं किसी ऐसे बॉय को अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी जो कंगला होगा, बल्कि अब मैं काफी ज्यादा रिच बॉय को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी जो कम से कम अपनी कार को अपने काम पर जाते हुए खुद ड्राइव करके जाता होगा। तभी इसे सामने से जीसू आता दिखता है, वो भी कार से उतरते हुए उसे देख लेता है। वो इसे देखकर थोड़ा बुरे बुरे मुंह बनाता है, कभी फेस से टकरा गया हूँ क्या। वो इससे जान छुड़ाकर जल्दी जाने लगता है, पर वो उसके पीछे जल्दी से जाते हुए इसे कल के लिए अपोलोजाइज करने लगती है। फिर जीसू को भी उसके पाँव से लेकर सर तक देखने के बाद उसे उसके परफेक्ट होने के पॉइंट देती है और उसकी लुक्स को देखकर उसे 88 पॉइंट्स देती है। फिर उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो उससे बोलता है, मैं चासंग जा रहा हूँ, जिस पर उससे कुछ भी पूछने से पहले खुद से गैस करने लगती है कि अबे ये मैंने जिस ब्रांड की कॉफी पी है जरूर वो वहाँ किसी अच्छी पोस्ट पर काम करता है। तो फौरन से इसके पॉइंट्स 93 कर देती है और फिर उससे बोलती है कि कितना मुश्किल होता होगा ना, काम भी करते हो और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो। वो भी आगे से एकदम मजे लेते हुए बोलता है, बस क्या करूँ, खर्चे पूरी करने के लिए मजबूरी है। और फिर खुद से ही सोचती है कि वाह ये तो अभी 30 का है और इसके पास अभी से एक स्टेबल जॉब भी है। तो फौरन से इसके पॉइंट्स 93 से 96 कर देती है। मतलब जैसा बॉय वो चाहती थी वो इसके लिए और भी परफेक्ट होता जा रहा था। फिर उससे पूछती है कि उसने मिलिट्री में सर्व किया है। वो आगे से झूठ बोलता है कि नहीं, मैं यूएसए में पैदा हुआ हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। वो असल में उससे जान छुड़ाने के लिए ये सब कुछ बोलता जा रहा था और फिर वो उससे चुप देखकर आगे चला जाता है। वो सुनकर इससे पूरे के पूरे 100 पॉइंट्स देती है कि ये तो परफेक्ट से भी आगे परफेक्ट है और जल्दी से अपनी कॉफी को फिनिश करके उसके पीछे भागती है कि इसे तो हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। जल्दी से इसको रोक कर उसे फिर से कल के लिए थैंक्स बोलती है। वो बोलते है किस चीज के लिए। उसको बोलती है इन सभी बातों को जाने दो, असल में तुम्हारी बातों से कल मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ। वो इसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था कि इसे एकदम क्या हो गया है। तो उसे आगे से उप्पा बोलती है। वो बोलता है तो बोलती है हाँ, अब से मैं तुम्हें आगे से उप्पा बुलाया करूंगी। वो सुनकर बोलता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पर वहाँ इनके पास से गुजरते हुए बाइक की आवाज से वो उसकी बात को सुन नहीं पाती है और वो उसे बाइक से टकराने से बचाने के लिए जल्दी से अपनी तरफ कर लेता है और वो सीधी उसकी बाहों में थी और जीसू की उससे अपनी बाहों में होल्ड की हुई है। यहीं पर फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को यहाँ तक स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को इस स्टोरी का अब तक कौन सा पार्ट ज्यादा फनी लगा है। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताना कि क्या मुझे इस स्टोरी को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। जितने ज्यादा लाइक्स और जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे इस स्टोरी पर तो मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू कर पाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द सेकंड एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।